हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग पुनः फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स है। प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है गोलीय दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में आज समझेंगे प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है प्यारे बच्चों। यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स का टोटल आंकिक प्रश्न आप अपने से हल करें तो आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप बिना स्किप किए हुए लेक्चर को अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों। आइए हम लोग शुरू करते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ गोलीय एक वर्ड है, गोलीय। यहाँ गोलीय वर्ड दिखाई दे रहा है, तो प्यारे बच्चों ये गोला से रिलेटेड है, वर्ड है। तो गोला आप लोग देखे हैं, गोलाकार आकृति आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये हम गेंद का बात करें, ये हमारा किस शेप में है, इसका डायग्राम कैसा है, ये गोलाकार है, गोला के जैसा है। गोला आप लोग देखे हुए हैं, ये गोला के जैसा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है। प्यारे बच्चों, ये भी हमारा गोला के जैसा आकृति है, स्फेयर के जैसा है, ये स्फेरिकल शेप है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये हमारा कांच का बना हुआ है। कांच आप लोग जानते हैं, कांच शीशा, ये मान लीजिए आपका कांच का बना हुआ है। अगर ये कांच का बना हुआ रहता, अंदर से ये खाली रहता तो आर पर हमको अच्छे से दिखाई देता। तो गोलीय दर्पण जो बनता है वो हमारा गोलाकार कांच से ही हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये हमारा कांच है और अंदर से वो खाली है। यदि इसको हम लोग कांच को काटने वाला यंत्र से यदि इसको हम लोग इसको काट करके किसी एक सतह पे चांदी का लेप लगा करके अगर उस पे हम लोग किसी गहरे कलर का पेंट कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप उभरा हुआ सतह पे यदि मान लीजिए यदि आप ये मान लीजिए आप किसी गोलाकार कांच का कोई गोला बना हुआ है, कांच का गोला है, अंदर से खाली है, उसको कट करके आप एक हिस्सा निकाल लिए हैं। यदि आप उस हिस्से के यदि आप अंदर वाला सतह पे पहले चांदी का लेप लगाते हैं, उसके बाद किसी गहरा कलर का पेंट करते हैं, तो और उठा हुआ सतह तो वैसा रहेगा, उसमें कांच ही केवल दिखेगा। तो इससे जो हमारा दर्पण तैयार होगा वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि धंसा हुआ भाग पे हम लोग रंजित करेंगे और उस पर फिर पुनः किसी गहरे कलर का पेंट करेंगे, तो उस समय हमारा परावर्तक सतह जो होगा वो उठा हुआ सतह होगा। और जिस समय हमारा परावर्तक सतह उठा हुआ सतह होता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे, ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, जो कि गोलीय दर्पण का ही एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप किसी कांच के गोलाकार कांच के हिस्से को यदि आप बाहर से रंजित करके उस पर पुनः किसी गहरे कलर का पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा क्या तैयार हो जाता है, अवतल दर्पण तैयार हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें अंदर वाला सतह हमारा परावर्तक सतह होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण हम लोग उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। वो खोखला गोला किसका होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। और जब भी हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कांच का गोलाकार क्या लेते हैं, गोलाकार कांच का एक हिस्सा लेते हैं और वो किसी गोलाकार कांच से ही हम लोग कट करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पुनः उस टुकड़ी में दो सतह दिखाई देता है। एक सतह हमारा धसा हुआ होता है, इस तरह का डायग्राम हमारा दिखेगा यदि कट करेंगे किसी गोला को, कांच का गोला को, तो एक सतह हमारा धसा हुआ बुझाएगा, एक सतह उठा हुआ बुझाएगा। आप तो किसी भी सतह को रंजित करके पेंट करके आप दर्पण तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अंदर वाला सतह को धसा हुआ भाग को रंजित करते हैं, रंजित करने मतलब सबसे पहले हम लोग चांदी का लेप लगाते हैं, चांदी का लेप लगा के उस पर किसी गहरे कलर का पेंट चढ़ा देते हैं, लाल हरा ब्लू जो भी आपको इच्छा करे। यदि आप धसा हुआ भाग को रंजित करके उस पर पेंट चढ़ाते हैं, उससे हमारा उत्तल दर्पण तैयार होता है, क्योंकि उठा हुआ भाग में हम लोग चेहरा उस समय देखेंगे, उस समय हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है। यदि हम लोग उठा हुआ भाग पे रंजित करेंगे
उठा हुआ भाग पे रचित करेंगे, पुनः उस पर किसी गहरे कलर का पेंट चढ़ाएंगे, तो उस समय हमारा हमारा अवतल दर्पण तैयार होगा, क्योंकि उस समय हमारा परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग होगा, क्योंकि हम लोग इधर रंगे हैं, तो परावर्तक सतह हमारा धंसा हुआ भाग होगा, उस समय हमारा क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए सबसे पहले गोलीय दर्पण कहते किसको है वो समझ में आपको आ गया है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं, आपको हम सिखा भी दिए हैं गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रचित कर बनाया जाता है। कांच के एक टुकड़े को क्या करते हैं, रचित करके बनाते हैं। वो जो कांच का टुकड़ा होता है वो क्या होना चाहिए, किसी खोखले गोले का भाग होना चाहिए। कांच का टुकड़ा कहां से आना चाहिए हमारा, वो कांच का टुकड़ा किसी खोखले गोले का एक भाग होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है, जो क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रचित कर बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण, सेकेंड प्रकार को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और देखिए ये जो डिजाइन जिधर बना हुआ है, इधर पहले हम लोग रचित किए हैं, चांदी का लेप चढ़ाए हैं, फिर इस पे देखिए किसी कलर का हम लोग क्या किए हैं, या ब्लू कलर का क्या किए हैं, पेंट चढ़ा दिए हैं, जिससे हमारा कौन सा दर्पण तैयार हो गया है, अवतल दर्पण तैयार हो गया। अवतल दर्पण बनाने के लिए हमको उभरा हुआ सतह कहने का मतलब उठा हुआ सतह को रचित करके पेंट चढ़ाना होता है, और धंसा हुआ भाग में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ये हमारा दर्पण कौन सा है, ये हमारा दर्पण जो है अवतल दर्पण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण है हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है। अब देखिए उत्तल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में जो भाग धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ भाग को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चांदी का लेप लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रचित करना, फिर उस पर किसी गहरे कलर का पेंट चढ़ा देते हैं। यदि हम लोग धंसा हुआ भाग में चांदी का लेप लगाएंगे और उस पर पेंट करेंगे, तो उठा हुआ भाग हमारा क्या होगा, परावर्तक सतह कहलाएगा, जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग कलर किधर किए हैं, रचित हम लोग धंसा हुआ भाग में किए हैं, उसी में पेंट भी चढ़ाए हैं, और उठा हुआ भाग हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा, जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे। यहाँ देखिए धंसा हुआ भाग में हम यहाँ पे देखिए कलर किए हुए हैं, और उठा हुआ भाग हमारा क्या कहला रहा है, परावर्तक सतह कहला रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये दोनों दर्पण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनाइएगा, अवतल दर्पण किस प्रकार से बनाइएगा, ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए ये गोला है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गोला का किसी एक हिस्सा मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम कट कर लेंगे, तो ये हमारा एक टुकड़ी इस शेप में आ जाएगा। यदि इस शेप में टुकड़ी आएगा, किधरों यदि हम लोग चांदी का लेप चढ़ा के पेंट करेंगे तो हमारा गोलीय दर्पण बनेगा, चाहे वो अवतल दर्पण बने या उत्तल दर्पण बने, लेकिन गोलीय दर्पण हमारा बनेगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार कहलाता है अवतल दर्पण, सेकेंड प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं, गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाते हैं। कांच का एक टुकड़ा को हम लोग रचित करके उस पर पेंट चढ़ा के बनाते हैं। जो कांच का टुकड़ा कहां से होना चाहिए, वो खोखले गोले का भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो कांच का टुकड़ा खोखले गोले का एक भाग होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम लोग सीख चुके हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण, सेकेंड प्रकार को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है विद्वानों, अब अवतल दर्पण किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण हम लोग उस दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ। अवतल दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ। परावर्तक सतह बोले तो जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे वो धंसा हुआ होगा, और कलर किया हुआ भाग उठा हुआ होगा। इधर रचित करेंगे, कलर करेंगे, वो भाग उठा हुआ रहेगा, और जिसमें चेहरा देखेंगे वो धंसा हुआ होगा। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ देखिए ये जो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तक सतह देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और कलर किया हुआ भाग इधर से। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया है।
अब अवतल दर्पण बनाते कैसे वो भी आपको समझ में आ गया है। अवतल दर्पण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उठा हुआ भाग को पहले उठा हुआ भाग पे चांदी का लेप चढ़ाते हैं, देन उस पर किसी गहरे कलर का पेंट करते हैं, और धसा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है उस समय, परावर्तक सतह कहलाता है, जिससे हमारा अवतल दर्पण तैयार हो जाता है। ठीक है विद्वानों, तो अवतल दर्पण प्राय कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल को रचित कर बनाया जाता है। जो खोखले गोले का भाग होता है, ये मान लीजिए हमारा खोखले गोले का एक भाग है, इसमें देखिए उभरा हुआ सतह जो है, उठा हुआ सतह इधर ऐसे दिख रहा है, जो उभरा हुआ सतह उसको हम लोग पेंट किए, उस पर हम लोग रचित किए हैं। अवतल दर्पण प्राय कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल को रचित करके हम लोग बनाते हैं। जो क्या होता है, जो खोखले गोले का एक भाग होता है, ये जो कांच का सिल्ली है, ये खोखला गोला का भाग होना चाहिए। ठीक है विद्वानों, ये भी आपको समझ में आ गया है। अवतल दर्पण कैसे बनाइएगा, उठा हुआ सतह को चांदी से सबसे पहले हम लोग चांदी से इस पे लेप लगाएंगे, पतला सा लेप लगाएंगे, उसके बाद उस पर हम लोग कोई गहरा कलर का पेंट चढ़ा देंगे, जिससे हमारा कौन सा दर्पण तैयार हो जाएगा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर ढसा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हम लोग धसा हुआ भाग पे चांदी का पहले लेप चढ़ाते हैं, फिर उस पे फिर उस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी गहरे कलर का पेंट करते हैं। उस समय हमारा परावर्तक सतह उठा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक सतह होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर क्या हो, उभरा हो, ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं या उत्तल दर्पण कहा जाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, जिसका परावर्तक सतह बोले जिसमें हम लोग चेहरा देखेंगे वो बाहर की तरफ यदि उभरा रहेगा, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है विद्वानों, यहाँ देखिए ये हमारा परावर्तक सतह है जो कि बाहर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है, और कलर किया हुआ भाग किधर है, धसा हुआ भाग पे कलर किया हुआ है, रचित किया हुआ भाग धसा हुआ भाग है, तो परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा है। अब ध्यान से देखिए, अब उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं, आपको ये भी पता है। उत्तल दर्पण बनाने के लिए आप क्या करते हैं, धसा हुआ भाग पे सबसे पहले चांदी का लेप चढ़ाते हैं, देन उस पर हम लोग क्या करते हैं, किसी गहरे कलर का पेंट करते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रायः कांच के खोखले गोले के धसा हुआ तल को रचित कर बनाया जाता है। ये मान लीजिए हमारा कांच का एक क्या है, भाग है, और ये कांच का भाग कहां से होना चाहिए, किसी खोखले गोले का होना चाहिए, कांच का ही खोखले गोले का ये भाग होना चाहिए। उत्तल दर्पण प्रायः कांच के खोखले गोले के धसा हुआ तल को रचित कर बनाया जाता है, जो खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए अवतल दर्पण में प्रकाश, क्योंकि देखिए परावर्तक सतह हमारे ये अंदर धसा हुआ भाग है, तो प्रकाश का परावर्तन भी भीतरी सतह से ही ना होगा, भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, ये उभरा हुआ सतह से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, ये सब हम लोग डिटेल में आज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ध्रुव क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा गोला है, ये मान लीजिए आपका कांच ही है, गोलाकार कांच है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गोलाकार कांच पे देखिए हम दो तरह का दर्पण बनाए हैं। इसी कांच पे देखिए हम अवतल दर्पण भी बनाए हैं प्यारे बच्चों, इसी कांच पे हम देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण भी बनाए हैं। देखिए इसी कांच पे हम क्या किए हैं, अवतल दर्पण भी बनाए हैं। इसी कांच पे देखिए हम लोग, इसी गोला पे हम लोग उत्तल दर्पण भी बनाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण भी बनाए हैं। हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए पहला पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं, क्या देखिए ये जो दर्पण है हमारा, ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि उठा हुआ भाग को रचित यहाँ किया हुआ, कलर किया हुआ भाग हमारा उभरा हुआ भाग है, और परावर्तक सतह देखिए हम लोगों का, ये जो परावर्तक सतह है वो धसा हुआ भाग होता है। उत्तर अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों, परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसा होता है। ये जो हमारा अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण का ध्रुव किसको बोले? ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्रुव जो होता है ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जहां पे उसका सेंटर पड़ जाएगा, मध्य बिंदु, मान लीजिए हमारा गोलीय दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, बीच वाला पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? पी से सूचित किया है प्यारे बच्चों। जब भी आपसे पूछेंगे ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव हम लोग किसको बोलते हैं, आप अच्छे से बताइएगा। गोलीय दर्पण की, यहीं तक ना दर्पण है प्यारे बच्चों, तो बोलिएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, उस दर्पण की क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में देखिए पी से डिनोट किया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो गोलीय दर्पण है हमारा, चाहे ये गोलीय दर्पण का बात करें, ये तो हमारा अवतल दर्पण है, चाहे हम उत्तल गोलीय दर्पण का बात करें, ये हमारा उत्तल गोलीय दर्पण है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है वो हमको समझना है। तो गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये जो गोलीय दर्पण है और ये जो गोलीय दर्पण, इसी गोला का भाग है। ये जो गोला बना हुआ है, इसी गोला का क्या है? एक भाग है, हिस्सा है। तो गोलीय दर्पण, चाहे ये दर्पण हो या ये दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोला के केंद्र को, उस गोला का भी केंद्र होगा, बीच में सेंटर कहीं न कहीं होगा, उस गोला के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का, इस दर्पण का या इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से सुनो, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला का तो भाग होगा। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, और यदि वो किसी गोला का भाग है, तो उस गोला का केंद्र भी रहा होगा, तो उसी केंद्र को हम लोग इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है प्यारे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के केंद्र को, ये जो गोला है, इस गोला के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हो गया होगा प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र चाहे आपको उत्तल दर्पण का पूछे या अवतल दर्पण का पूछे, सेम तरीका से आपको बताना है। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। कौन सा दर्पण का? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र भी आपको समझ में आ गया है। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का वक्रता त्रिज्या, ये भी बहुत हल्का है प्यारे बच्चों। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे ये गोला है, अगर ये सेंटर है, तो सेंटर से इस गोला पे कहीं भी अगर हम लोग लाइन खींचेंगे, गोला को टच करते हुए कोई भी लाइन को अगर हम खींचते हैं परिधि तक मान लीजिए, तो हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। इस गोला का त्रिज्या कहलाएगा। चाहे यहाँ देखिए CL जो है, ये CL हमारा क्या कहलाएगा? इस गोला का त्रिज्या कहलाएगा। CP क्या कहलाएगा? हमारा इस गोला के लिए वो त्रिज्या का काम करेगा। तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा अच्छे से। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा गोलीय दर्पण है, इधर भी हमारा गोलीय दर्पण बना हुआ है। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के त्रिज्या को, उस गोला के त्रिज्या को इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। फिर से सुनो, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला के त्रिज्या को, उस गोला के त्रिज्या को इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, याद हो गया होगा। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, उस गोला की त्रिज्या को इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो गोला है, ये गोला का अपना त्रिज्या रहा होगा, और इसी गोला से हम ये दर्पण भी तैयार किए हैं, एक भाग है ये दर्पण, इसी का एक हिस्सा है। तो इस गोला का जो भी त्रिज्या रहा होगा, उसी त्रिज्या को हम लोग इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है प्यारे, अच्छे से याद हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है। ये जो लाइन है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसी का दूसरा नाम है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। प्यारे बच्चों, हम लोग सीखेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्रुव P, ये देख रहे हैं, ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र क्या होता है? ये दर्पण जिस गोला का भाग है, उस गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाला जो ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष। मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं विद्वानों? ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाला जो ये लाइन है हमारा, इसी लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष। ये भी आपको समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए, कलई एक वर्ड लिखे हम। कलई क्या है? ये जो कलई मतलब हुआ रंग चढ़ाना, रंग जो किया है रचित करके जो हम लोग रंग चढ़ाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कलई करना। आपको वक्रता केंद्र भी समझ में आ गया है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उत्तल दर्पण में भी देखिए, उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे ध्रुव है हमारा, मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को इसका क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुव बोलेंगे। और परावर्तक सतह इसमें देखिए बाहर की तरफ है, ये हमारा परावर्तक सतह बाहर की तरफ, ये हमारा परावर्तक सतह है। इसमें परावर्तक सतह अंदर की तरफ है अवतल दर्पण। इसी चीज को आगे देखिए, हम हर एक टॉपिक का डेफिनेशन भी लिखे हैं। ध्रुव क्या होता है अभी हम लोग सीख चुके हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे? वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको हम सिखाए भी हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण, मान लो गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है आपका, मान लीजिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, आप लोग देख चुके हैं प्रीवियस पेज में। यहाँ देखिए, सी हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, जो भी मान लीजिए गोलीय दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण जिस भी गोला का भाग होता है, उस गोला का जो त्रिज्या होगा, उसी त्रिज्या को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में पीसी बराबर आर, यहाँ देखिए चित्र में ये जो देखिए पी से सी तक के दूरी को हम लोग पीसी बोलते हैं। ये जो पीसी बराबर आर है, ये जो आर है, ये पी से सी तक का जो डिस्टेंस जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट किए, यही पीसी डिस्टेंस हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चित्र में पीसी बराबर आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, वो जो गोला का जो त्रिज्या रहा होगा, उसी गोला का जो त्रिज्या, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे बढ़े, मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष भी आप लोग समझ गए। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी से वक्रता केंद्र को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाला जो सरल रेखा होता है, लाइन होता है, उसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्षीय प्रधान अक्ष बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी यहां लिख दीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष बोले या प्रधान अक्ष बोले, इंग्लिश में इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। चित्र में पी तथा सी को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष है। आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ देखिए पी से सी को जो मिलाने वाला ये जो सरल रेखा है, इसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। हम लोग क्या सीखेंगे? गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, ये हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण का फोकस किसको कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस किसको कहेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे फोकस दूरी क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण में जब भी मुख्य अक्ष आप लोग समझिए रहे, पी से सी को मिलाने वाला जो ये लाइन है हमारा, ये लाइन हमारा क्या कहलाता है? जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब भी अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण गुजारेंगे हम लोग, जब भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा,
वो किरण जो है आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद जो रिटर्न चला जाता है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने जब भी मुख अक्ष के समानांतर किरण आएगी, वो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को एक बिंदु पे जाके कट करता है। सभी किरणें, आज हम दो ही किरण गुजारे। ये हमारा पहला किरण है जो कि परावर्तन के बाद इधर से देखिए चला गया है। ये हमारा दूसरा किरण है जो कि परावर्तन के बाद देखिए इधर से चला गया है। ये दोनों किरण देखिए एक ही बिंदु पे जाके कट कर रहा है, मुख अक्ष के किसी एक बिंदु पे जाके कट कर रहा है। अब जितना भी किरण गुजारिएगा मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर जितना भी किरण गुजारिएगा वो परावर्तन के बाद सभी एक ही जगह पे जाके कट करता है। ऐसा अवतल दर्पण में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पे जाके वो कट करता है उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण का फोकस। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का फोकस बोलते हैं। यहां देखिए हम लिखे भी हैं, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। किसी अवतल दर्पण का फोकस, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है फोकस, वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें, जहां मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्या बोले आपको? यानी कि दो किरण हमारा मुख अक्ष के समानांतर गया है जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे मुख अक्ष के इस बिंदु पे मिल रहा है। तो जिस बिंदु पर मिल रहा है वही उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का फोकस बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो जिस बिंदु पे मिलता है वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? वही बिंदु हमारा अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का फोकस भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो वो परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पे कट करेगा, कटान बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है प्यारे बच्चों वो हमारा काल्पनिक फोकस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होता है। यहाँ पे रियल वे में आता नहीं है, कटता नहीं है, ये आता हुआ प्रतीत होता है, आभास होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा आपतित किरण है जो कि परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में चला गया है, और ये भी देखिए हमारा आपतित किरण है परावर्तन के बाद जो कि इस डायरेक्शन में चला गया है। यदि हम आपको कहें ये जो परावर्तित किरणें, ये पहला परावर्तित किरण है, ये दूसरा परावर्तित किरण है, ये दोनों किरण देखिए तो मुख अक्ष को कभी कट करेगा? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष को कभी कट करेगा? कभी नहीं कट करेगा। तो अब कहिएगा क्या तब उत्तल दर्पण में फोकस नहीं होगा? क्या होगा, बट वो काल्पनिक फोकस होगा। हम लोग करते क्या है, ये जो हमारा परावर्तित किरण है इसी को हम लोग क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं, और ये जो परावर्तित किरण है इसी को हम लोग क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे वो दोनों एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। ये किरण लग रहा है इसी बिंदु से ये निकल के चला गया है, ये किरण भी लग रहा है इसी बिंदु से निकल के आ गया है। तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उत्तल दर्पण का फोकस भी वही बिंदु कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब फोकस दूरी किसको बोलते हैं इसी डायग्राम में समझिए। देखिए ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच का जो ये दूरी है इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ध्रुव पी से फोकस एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी किसको बोलते हैं? फोकस एफ। फोकस एफ देख रहे हैं आप लोग किसी भी दर्पण में, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में जो ये पी एफ है, पी से एफ तक, यहाँ देखिए पी से एफ तक
पी एफ फोकस दूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पीछे वाला डायग्राम में भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच का दूरी जो है हमारा, फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी जब भी पूछेंगे आपसे, फोकस दूरी क्या होता है, क्या बोलिएगा, ध्रुव पी से फोकस एफ के बीच का जो दूरी होता है, पी से एफ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पी से एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इस लेक्चर को। तब तक के लिए धन्यवाद।